दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में आपके मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा यानी जीडीसी प्रवक्ता 2017 का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है इसका पहला प्रश्न करेंट अफेयर से संबंधित है। देखिए पहला प्रश्न था कि शाही परिवार की राजकुमारी उबोल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई थी, वह किस देश की हैं? तो सही उत्तर था इसका थाईलैंड। दोस्तों ये प्रश्न जो है हमने देख तो लिया है, लेकिन ये करेंट अफेयर्स का है। पिछले 7-8 महीनों के प्रश्न पत्रों को या पिछले 7-8 महीने के प्रश्नों को करेंट अफेयर्स के दोहराना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा अप्रैल में है तो अप्रैल से पीछे मान के चलिए सितंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इन सब के करेंट अफेयर्स को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक खेल और विज्ञान प्रौद्योगिकी इन सब के प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी करेंट अफेयर से है कि भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह किस देश के नागरिक हैं? तो ये जिबूती के नागरिक थे। और अगला प्रश्न देखिए, ये भी करेंट अफेयर से है आपका कि भारत के हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये एलिफेंटा गुफाओं में किया गया था। तो देखिए अब उसके बाद ये जो प्रश्न है ये आपके ट्रेडिशनल जीके से संबंधित है। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। तो आप देखिए एसिटिक अम्ल। दोस्तों एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? तो सही उत्तर है देखिए सिरका में एसिटिक एसिड मिलता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आपका हो जाएगा दूध में। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में। और साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में होता है। तो सही सुमेलन इस आधार पर आप सही विकल्प चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? ऑप्शन है आपके रेड फिश, कैट फिश, डाग फिश या जेली फिश। तो सही उत्तर है दोस्तों जेली फिश जो है ये वास्तविक मछली नहीं है। इसके अलावा स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, डेविल फिश, क्रे फिश भी वास्तविक मछली या वास्तविक मीन नहीं है। रेड फिश, कैट फिश, डार्क फिश, गोल्ड फिश ये वास्तविक मछली के उदाहरण हैं, लेकिन जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, डेविल फिश, क्रे फिश ये वास्तविक मीन की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कठोर व्यायाम या जो हार्ड एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, कठोर व्यायाम की अवधि में किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पादन के रूप में होता है? ऑप्शन है आपके ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा या फिर लैक्टिक अम्ल। तो सही उत्तर है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। कठोर व्यायाम की अवधि में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है जो पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है। लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है या फिर थकान का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित है। ये प्रश्न है कि दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है आपका रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। तो दूसरा कथन है कि रतौंधी वृद्धजनों को होती है युवाओं को नहीं। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये सही उत्तर है। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, केवल एक सही है। और बी ऑप्शन जो ये दे रहे हैं कि रतौंधी वृद्धजनों को होती है युवाओं को नहीं, ऐसा नहीं है। रतौंधी जो है सभी को हो सकता है और युवाओं को भी हो सकता है, केवल वृद्धों को नहीं। और रतौंधी रोग का कारण है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, चाहे युवा हों या वृद्ध हों सबको हो सकता है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों में हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि प्रमुख हैं। और रही बात वर्णांधता की, तो वर्णांधता के बारे में बात कर लेते हैं। रंग वर्णांधता पुरुषों में ज़्यादा होता है स्त्रियों की अपेक्षा। इसको लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि
क्योंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं वो लाल और हरे रंग के पहचान नहीं कर पाते हैं और ये रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है और स्त्रियों की भूमिका इस रोग के वाहक के रूप में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कथन है कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण या पोलराइजेशन नहीं होता है, तो और कारण है कि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, ये तो सही है, लेकिन ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये कथन गलत है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी। दोस्तों, ध्वनि तरंगों में पोलराइजेशन नहीं होता है और ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और ये किसी माध्यम में ही संचरित हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग 3 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 4 बिलियन वर्ष पहले या फिर 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी और पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भूगोल से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है आपके जंजीबार, सेशेल्स, मेडागास्कर और मॉरिशस। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है और मेडागास्कर द्वीप जो है इसका क्षेत्रफल लगभग 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके पूर्व में मॉरिशस और पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक स्थित है। तो सही उत्तर है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। अगला प्रश्न है, भूगोल से ही संबंधित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसको ऐसे कर लें कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं, नील, कांगो, नाइजर या फिर अमेजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांगो। दोस्तों, कांगो नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और यदि भारत में कर्क रेखा की बात करें तो माही नदी जो है वो भारत में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपके देहरादून, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर नागपुर। तो सही उत्तर है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, स्टैटिक जीके से ही संबंधित है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1955, 1960, 1965 या फिर 1970। तो याद रखिएगा, ओपेक की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में ऑस्ट्रिया में स्थित है और वर्तमान में 13 देश इसके सदस्य हैं और ये तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है। तेल यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 320, 315, 322 या फिर 317। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केवल कदाचार के आधार पर हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न भी राज्य व्यवस्था से है। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को और लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। तो दोस्तों, सही उत्तर है ये राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं।
राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारित करता है, ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल किस संस्थान द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके नीति आयोग, सेबी, RBI और CSO। तो सही उत्तर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक। इसकी जो रिपोर्ट है या इसकी पहल है नीति आयोग के द्वारा की गई है। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो कि योजनाओं के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार परिवेश पे ध्यान देता है। ये एक ऐसा साधन या टूल बनाता है जिसका उपयोग देश भर के नीति निर्माता उन चुनौतियों की पहचान करने में कर सकते हैं जिनका सामना किया जाना है। तो दोस्तों, नीति आयोग योजना आयोग का एक उत्तराधिकारी संगठन है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था से स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 4 बार या कभी नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों कभी नहीं। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं की गई है और संविधान में आपात उपबंधों का वर्णन भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है संविधान में, लेकिन वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। अब आइए देखते हैं ये दोस्तों, ये सामान्य प्रश्न है, सांख्यिकी से संबंधित है। वह सारणी जो अंकों को और उनके होने वाली बारंबारता को दर्शाती है क्या कहलाती है? आंकड़ा सारणी, अंकों की सारणी, आवृत्ति वितरण सारणी या फिर सांख्यिकी सारणी? तो सही उत्तर है इसे आवृत्ति वितरण सारणी कहा जाता है। वह सारणी जो अंकों और उनके होने की बारंबारता को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए, सामान्य रीजनिंग से एक प्रश्न है। निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक जो वर्ग है इसमें 5, 10, 60 और 15 है। 60 और 5 और 10 का योग 75 होता है। तो यहाँ पर देखिए 60, देखिए यहाँ पर 60, 5, 10, 60, 5, 65, 10, 75 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 + 3 + 6, यहाँ पर आपका 45 होगा। तो सही उत्तर आपका 45 हो जाएगा। एक सामान्य रीजनिंग का प्रश्न है। एक प्रश्न है गणित का, औसत से संबंधित है। 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? तो नए व्यक्ति का भार दोस्तों 70 किलोग्राम हो जाएगा जब आप सही ढंग से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? ऑप्शन है आपके अंगिरस, अत्रि, भृगु अथवा पुलत्स्य। तो सही उत्तर है भृगु। भृगु ब्राह्मण परिवार थे। ये महान सप्तर्षि समूह के सदस्य थे। उनके वंशज जमदग्नि पुत्र परशुराम द्वारा समकालीन शासकों को पराजित करने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके जेनिफर लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, जॉर्ज कर्जन या फिर विंस्टन चर्चिल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जॉर्ज कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक जॉर्ज कर्जन थे। ये 1894 में प्रकाशित हुई थी और 1899 से 1905 तक के 11वें लॉर्ड कर्जन के नाम भारत के ये वायसराय भी रहे थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं या टाइगर केव्स कहाँ पर स्थित हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और ये मध्य प्रदेश के धार जिले में कुच्छी तहसील में विंध्य पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों के मध्य नर्मदा घाटी में स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ 9 गुफाएं हैं और बाघ गुफाओं के चित्र अजंता के चित्रकारी के समकालीन माने जाते हैं। तो सही उत्तर है बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था से इसे जोड़ सकते हैं। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके लक्ष्मी, पूजा, वरुण और परम। तो सही उत्तर है भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी है और सिटी यूनियन बैंक द्वारा उपभोक्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? ऑप्शन है आपके फोकल, डार्नियर 228, आई रोब ट्यूना और रुस्तम। तो सही उत्तर है भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन आई रोब ट्यूना है। आई रोब ट्यूना ये आई रोब टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित किया गया है और ये ड्रोन 50 मीटर की गहराई तक जाकर चित्र ले सकता है। अगला प्रश्न है, करेंट अफेयर से संबंधित है। किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत और बचाव कार्य किया गया? तो ये इंडोनेशिया था। और अगला प्रश्न देखिए, करेंट अफेयर से प्रयागराज कुंभ से संबंधित है। प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित कुछ युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न करेंट अफेयर्स से भी संबंधित है और सामान्य जानकारी के लिए भी। तो मकर संक्रांति ये 14-15 जनवरी को सही है। मौनी अमावस्या 4 फरवरी, बसंत पंचमी 10 फरवरी को था और माघी पूर्णिमा जो 15 फरवरी दे रहे हैं ये सही नहीं है। माघी पूर्णिमा 19 फरवरी 2019 को था। अगला प्रश्न देखिए, करेंट अफेयर से है। जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी हैं? तो 2019 में शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया था। वो सिक्का कितने रुपए का था? तो ये 100 रुपये का स्मारक सिक्का था अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में। और 30वां प्रश्न भी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है ये भी करेंट अफेयर से संबंधित है कि जम्मू कश्मीर के शहीद नज़ीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। उन्हें मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये मरणोपरांत अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र का जब आप विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि करेंट अफेयर से इसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए आप सामान्य अध्ययन के सभी खंड, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था और गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग, इनके साथ साथ करेंट अफेयर्स को भी पढ़िए क्योंकि ये 30 प्रश्न जो हैं ये आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।